हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी फ्रेंड्स। आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 28 और 29 दिसंबर के आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जिसमें सीडीपी में आपके कोहल वर्ग से क्वेश्चन डेली पूछे गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, और आपकी शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आना ही है। तो इनका जो सिद्धांत है केवल 5-10 मिनट लगेंगे, इनको पूरा हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 जो अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, तो उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो लॉरेंस कोहल वर्ग है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब थोड़ी सी इनकी बेसिक जानकारी देख लें। यदि फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछ सकते हैं कि लॉरेंस कोहल वर्ग का जन्म कब कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलवर्ग। इनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1927 न्यूयॉर्क में हुआ था और मृत्यु 19 जनवरी सन 1987 में। ठीक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने कब किया? तो 1958 में किया था। कौन से सिद्धांत का? नैतिक विकास के सिद्धांत का। तो कभी कभी केवल यही पूछ लेते हैं कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने सिद्धांत दिया है तो नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर कहेंगे कि नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है तो कोहलवर्ग। और इन्होंने जो प्रयोग है वो 10 से 16 वर्ष के केवल बालकों पर किया, बालिकाओं पर नहीं। तो इनकी एक जो यहाँ पर पूछी जाती है कि इनकी जो अवहेलना है वो किसने करी है, मतलब इनके सिद्धांत की एक नेगेटिविटी क्या है, तो वो है इन्होंने प्रयोग जो है वो बालकों पर केवल किया है, बालिकाओं को इसमें शामिल नहीं किया है। और इनका जो अध्ययन है हिंज, या जिसे हाइनज कहते हैं, इसकी कहानी पर डिपेंड है। यह बच्चों को कहानी सुनाते थे और फिर बच्चे जो रिस्पॉन्स देते थे तो उस पर ये उनकी नैतिकता का मापन कर लेते थे। ठीक है, अब इनके कुछ प्रमुख टर्म हैं, जैसे नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा और नैतिक कार्यवाही। इनकी 3 अवस्थाएं जो हैं, स्तर जो हैं इनकी, पूर्व परंपरागत, पश्चिम परंपरागत करके। तो इसमें प्रत्येक स्तर में बच्चा है जो वो नैतिक दुविधा में फंस जाता है, फिर वो नैतिक तर्क लगाता है और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। तो यही 3 टर्म इनके हैं। तो देख लेते हैं कि नैतिक दुविधा क्या कहलाती है, नैतिक तर्कणा क्या कहलाती है और नैतिक कार्यवाही क्या होती है। तो नैतिक दुविधा, जिसे मोरल डिलेमा कहते हैं, जब दो में से किसी एक को चुनना पड़ता है और महत्वपूर्ण दोनों ही होते हैं तो वह नैतिक दुविधा होती है। जैसे मान के चलिए कि आपने जो एग्जाम से आपको आईपीएस बनना था और आप 2 में सिलेक्ट हो गए, आईपीएस भी और आईएएस में भी। अब आपके साथ ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर कि अब आप कहाँ पर किसको चुनें। इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं, आईपीएस बने या आईएएस बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस में फंस गए? नैतिक दुविधा में। इसी तरह से इन्होंने जो बच्चों पर प्रयोग किया, तो इनके 3 स्तर हैं। तो उसमें बच्चा इसी तरीके से दुविधा में फंस जाता है कि पापा की बात मानूं या ना मानूं। ठीक है, तो वो ये कहलाती है नैतिक दुविधा। जब इसमें फंस जाता है तो फिर बच्चा नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग, तर्क के आधार पर सही और गलत निर्धारित करने की प्रक्रिया ही नैतिक तर्कना कहलाती है। मतलब वो यहाँ चुन लेता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस नहीं। ठीक है, तो ये हो गई नैतिक तर्कना। और नैतिक कार्यवाही अर्थात सही व्यवहार को चुन लेना ही आपकी नैतिक कार्यवाही कहलाती है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल अवस्थाएं पूछता है तो 6 अवस्थाएं, और स्तर पूछता है तो 3 स्तर बताए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं इनकी 3 जो स्तर हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 3 स्तर हैं, इंग्लिश नाम भी आप याद रखना, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। यदि पूछता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की पूर्व परंपरागत अवस्था किस बालक के विकास की किस अवस्था से संबंधित है, तो यह शेष अवस्था से संबंधित है। इसका टाइम काल होता है 4 से 10 वर्ष का। ठीक है, जो कि हमारी शेष अवस्था 2 से 6 वर्ष की मानी जाती है, तो लगभग इसी के समथिंग है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि बालक यहाँ पर छोटा होता है और उसमें नैतिकता जैसे गुण जो हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। परंतु बालक का नैतिक विकास यदि पूछता है कि प्रारंभ कब से हो जाता है, तो इस अवस्था के लास्ट से प्रारंभ हो जाता है। तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से, यही क्वेश्चन आपके 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि जो बालक है उसमें मतलब परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें बच्चा सीखता है, तो वह कोहल वर्ग के किस अवस्था में होगा या किस स्तर में होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो वो थी प्री कन्वेंशनल स्टेज, क्योंकि यहाँ बालक स्वयं में नैतिकता इतनी नहीं होती, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वो स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता है। तो यहाँ वो परिवार के वयस्क सदस्य, अब इसमें माता पिता कह दें या परिवार के अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, कुछ भी कह दें। ठीक है, तो ये क्या है? बाह्य सदस्य, मतलब परिवार के सदस्यों से नैतिकता की बातें किस स्तर में सीखता है?
पूर्व परंपरागत स्तर में वह जैसा दिखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात वह घटना के आधार पर सही और गलत बताता है, अर्थात जैसी घटना उसकी आंखों के सामने घटित होगी उसी के आधार पर बच्चा बताएगा। ठीक है, बालक में तर्क और चिंतन का आधार बाहरी घटना यहाँ पर होती है। ठीक, फिर इस स्तर की दो अवस्थाएं होती हैं, एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था और एक अहम केंद्रित, इसी को अहंकार या साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता कहते हैं। तो यहाँ पर इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड ना मिल जाए, मतलब यहाँ पर मान के चलिए उसके पास कुछ खिलौने हैं तो वो केवल स्वयं ही उस सारे खिलौनों से खेलना चाहता है, अपने भाई बहन को देना नहीं चाहता, लेकिन उसे डर होता है किसका, कि यदि हम एक खिलौने अपने भाई बहन के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कहीं पिता उसे दंड ना दे दें, तो डर के मारे वो आधे खिलौने अपने भाई को दे देते हैं। तो इस तरीके से इसमें नैतिक दुविधा में बच्चा फंसता है कि दें यदि नहीं दे या ना दें, मतलब इसमें फंस जाता है, और यदि नहीं देंगे तो दंड मिल जाएगा, तो ये नैतिक दुविधा है। लेकिन फिर वह अहम केंद्रित का भाव त्याग कर और आधे खिलौने बच्चे को दे देता है, तो यही इनकी अहम केंद्रित अहंकार साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता की अवस्था होती है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा स्तर है जिसे पारंपरिक या परंपरागत अवस्था कहते हैं। यह बाल्यावस्था से संबंधित है, 10 से 13 वर्ष की होती है, और इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक पूछता है कि बालक का सर्वाधिक विकास, नैतिक विकास किस अवस्था में होता है, तो इनकी दूसरी अवस्था में। इस अवस्था में बालक अपनी समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले स्तर में क्या परिवार के सदस्यों से नैतिकता की बातें सीख रहा था, लेकिन यहाँ पर समाज, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर नैतिक मूल्यों को सीखता है। फिर इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं। इसकी पहली अवस्था है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, या इसी को प्रशंसा की अवस्था कहते हैं, और दूसरी कानून व्यवस्था अवस्था होती है। तो यहाँ पर इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है, मतलब मान के चलिए एक हम हमारे पड़ोस के लड़के से इसका उदाहरण लें, तो हम मान के चलिए बहुत वीक हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पड़ोस का लड़का है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो जो हमारे पापा जी होते हैं वो हमें हमेशा ताने देते हैं कि उसके लड़के को देखो, उसके जैसा बनो। तो यहाँ पर हम भी उसके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पापा की प्रशंसा चाहिए, उनकी नज़रों में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना है। ठीक है, तो यहाँ दुविधा तो है कि हम बने या ना बने। ठीक, फिर कानून और व्यवस्था अवस्था, मतलब इस अवस्था में फिर बच्चे सीख जाते हैं कि नियम हम स्वयं बनाएंगे, ठीक है, और व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाते हैं और स्वयं उनका अनुपालन करने के लिए जवाबदेह होते हैं। तो ये हुई इनकी कानून अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट होती है इनकी तीसरी जो स्तर होता है इनका, वो है पश्च परंपरागत, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल इंग्लिश नाम भी आप याद रखिए, और यह इनकी अवस्था जो है किशोर अवस्था से संबंधित है, और 13 वर्ष के बाद तक ये अवस्था होती है, मतलब 13 वर्ष से अधिक की। तो इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण, और बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है, स्वयं से ही नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। तो तीनों स्तर में याद रखना कि किस अवस्था में नैतिकता किससे संबंधित है। ठीक, इसके भी दो स्तर होते हैं। तो पहला होता है सामाजिक अनुबंधन, इसे समझौते की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर आप मेरा भला करें हम आपका भला करेंगे, मतलब ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई यहाँ पर लागू होता है। क्योंकि हम कहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा टिफिन लाया तो हम उससे कहते हैं कि आज तुम हमारे साथ टिफिन अपना शेयर करो, कल मैं अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंधन मतलब समाज के अनुसार यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, विवेक की अवस्था। तो यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में बालक स्वयं के निर्णय से स्वविवेक लेता है, मतलब यहाँ पर बालक जो है वो यह सोचता है कि मेरा भला हो या ना हो, लेकिन सामने वाले का भला होना चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर होती है। तो जो जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दें, जैसे हमारे महात्मा गांधी, तो वो सार्वभौमिक नैतिकता के स्तर में, मतलब वो स्वयं के बारे में ना सोचकर देश के बारे में सोचते थे। ठीक है, इसी तरह से तो ये होती है सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। तो याद रखिए कि किस अवस्था में नैतिकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इनकी 6 मतलब अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और 3 स्तर कौन कौन सी हैं। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन आना ही है आपकी शिफ्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी केवल फैक्ट पूछ लेते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, इसके अलावा आपको जीन पियाजे और वाइगॉस्की के सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और कुछ दिन पहले आपको पूरा डीपली सिद्धांत भी बताया हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, उससे भी आपके मतलब 2 शिफ्टों में अभी एग्जाम्स हुए, दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।